आपको अटेंड करना चाहिए, कल का क्लास करना चाहिए। भले आप अभी एग्जाम ना दे रहे हो, आने वाला समय में एग्जाम दे रहे हो, कल हम लोग कुछ नया तरह का चीज सीखेंगे। एक और नोटिस आप लोग के लिए है, हम लोग आने वाला सप्ताह में हम लोग इस बार डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोग सर्वेइंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सर्वेइंग चैप्टर बृहस्पति, शुक्र और हो सके शनिवार का क्लास में भी, तो शनिवार क्लास में भी हो, और नहीं तो शनिवार का क्लास होगा। ठीक है, इस सप्ताह कंटिन्यू क्लास अब चलेगी। एग्जाम सर पर है, एग्जाम सामने होने के कारण जो क्लासेस होगी रेगुलर बेसिस पे होगी। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि कुछ ना छूटे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात तुम लोग को दिमाग में बैठा लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, दिमाग में अच्छे से सोच लो, एकदम बैठा लो इस बात को। ये बात याद रखना, 3 साल से अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, 3 साल से कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है और लास्ट का 1 महीना अगर वो नहीं पढ़ता है, ठीक है, और वैसा बच्चा जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है और लास्ट का 1 महीना नहीं पढ़े, और वैसा बच्चा जो कभी नहीं पढ़ा है और लास्ट का 1 महीना में पूरा जी जान लगा दे, पूरा जी जान लगा दे, मैं लिख के देता हूं, वो जो बच्चा जो लास्ट में 1 साल पूरा जी जान लगाए ना, उसका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ता आप 3 साल क्या पढ़े, 4 साल क्या पढ़े, 2 साल क्या पढ़े, कोई मतलब है ही नहीं कंपटीशन के क्षेत्र में। कंपटीशन के क्षेत्र में ना, कंपटीशन के लाइन में आपको पुराना एजुकेशन का कोई वैल्यूज नहीं होता है, स्पेशली तब जब आप कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड कोर्स को करते हो। सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जैसे एक होता है मैथमेटिक्स, तो उसमें जरूरत है, पुराना आपका चाहिए, लेकिन जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जो सिलेबस ओरिएंटेड चीजें होती है ना, उसमें मायने नहीं रखती उतना। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लास्ट का 1 महीना जो आपका यूपीपीएससी के एग्जाम जो देने जा रहे हो आप, या फिर कोल इंडिया का जो, माफ करो कोल इंडिया बोल रहा हूं, डीजीएमएस का जो एग्जाम माइनिंग सरदार के लिए जो आप देने के लिए जा रहे हो, दोनों के लिए ना जो तैयारी को जो टाइमिंग है, दिस वन इज द परफेक्ट एंड बेस्ट टाइमिंग। अपनी तैयारी को ना बेटल लेवल पे रखो, बेटल लेवल, युद्ध स्तर पे रखो। अपना जो तैयारी है ना युद्ध स्तर पे रखो कि इतना मेरा तैयारियों की युद्ध जैसे लोग करने जाते हैं ना, इस स्तर पे मेरा प्रिपरेशन है। अब एक सिंपल सा मैं सवाल देता हूं जिससे आप समझ पाओगे तुम्हारी तैयारी युद्ध स्तर पे है कि नहीं। मैं एक सिंपल सा, जैसे तुमको जानना है कि सर मेरी तैयारी युद्ध स्तर पे है कि नहीं, हम कैसे जानेंगे, हाउ डिड यू फाइंड इट। तो तुमको फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, तुमको सिंपल अपने आप से पूछना है। तुमसे अगर मान लो हम 2 ऑप्शन दे, तुमको बोले भाई अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तुम कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, युद्ध स्तर का तैयारी किसको बोलते हैं। ऑप्शन ए में रखा कि आप एग्जाम दो, एग्जाम दोगे, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आप एग्जाम देते हो कंडीशन ये है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम में कंडीशन अगर तुम पास होते हो तो पास हुए तो ओके, और अगर तुम फेल हो गया, अगर तुम फेल हो गया बाई चांस, तो तुम्हारा सर्टिफिकेट जो है वो तुम आज के बाद कभी एग्जाम नहीं देने जाओगे, तुम्हारा सर्टिफिकेट मेरे पास गिरवी रह जाएगा। और अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारा सर्टिफिकेट हम लौटा देंगे, तुमको जॉब दे देंगे, तुमको जॉब दे देंगे अगर तुम पास हो गया तो। लेकिन अगर तुम फेल होता तो तुम्हारा सर्टिफिकेट मेरे पास रिजर्व हो जाएगा, इसके बाद तुमको सर्टिफिकेट कभी भी मिलेगा नहीं। अब तुम बताओ, ऐसा सोच के साथ अगर तुम फिर भी एग्जाम में अपेयर होते हो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मेरा सर्टिफिकेट लीजिए, कोई बात नहीं मेरी तैयारी इतना है, तो ये होता है युद्ध स्तर की तैयारी, करो या मरो की स्थिति। ठीक है, करो या मरो की स्थिति होता है, या तो करना या फिर मरना, जो होगा होगा, ये मेरा अटेम्प्ट है। इस तरह का तैयारी करके सोच के साथ अगर जाओगे ना कि सर मेरी तैयारी इतनी है, होगा तो होगा, जो होगा देख लेंगे, ये लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए, वो दिमाग में बैठा लो। अगर कोई तुमसे बोले कि तुम एग्जाम दिया पास हुआ तो तुम्हारा जॉब कंफर्म, फेल हुआ तो तुम्हारा सर्टिफिकेट गया, सर्टिफिकेट गया, मैं लिख के देता हूं, आधा से ज्यादा बच्चा होगा वहां से मुंह मोड़ लेगा, भाई एग्जाम नहीं देना, हटाओ यार, कोई मतलब ही नहीं है। सर्टिफिकेट रख लेगा बोलता है, सर्टिफिकेट देगा नहीं बोलता है, नहीं दोगे। ये जिस दिन फीलिंग आ गई नहीं सर्टिफिकेट डर है, फिर भी तुम एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, नहीं मुझे एग्जाम देना है, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए इस चीज के लिए कि हाँ मेरी तैयारी इतनी है, तो तुम समझ लेना कि मेरी तैयारी परफेक्ट है, नहीं तो तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी पे लगे रहो। चलो, ये मैंने एक ट्रिक बताया अपने आप को जांचने के लिए कि बैटल लेवल का, जो बैटल स्तर का, युद्ध स्तर का जो प्रिपरेशन होता है कैसे होता है, किस तरह तुम अपने आप को जान पाओगे कि तुम्हारी तैयारी युद्ध स्तर का है कि नहीं। ये ठीक है, इस तरह से तुम अपने आप को जांच कर पाते। इस सवाल अपने आप से पूछिए कि मेरी तैयारी उतनी है कि नहीं। चलो, ऐसा कहीं है नहीं रियलिटी, मैं एग्जांपल दिया आपको कि युद्ध स्तर का तैयारी कैसे होती है। अब अपने आपको 1 महीने का जो टाइम है, मैं स्ट्रेटेजी लगभग बना चुका हूं कैसे कैसे पढ़ाना है, आप लोगों के सामने सारा चीज रहेगा आने वाला टाइम में, सारा चीज आप देखोगे कि तैयारी क्या होता है, सब चीज आपको समझ में आएगा। चलो, तो आज का टॉपिक और सेशन स्पेशली हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट माइंस एक्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो पोर्शन बचा उस पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन रोज की भांति हम लोग का जो परंपरा है, हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन करते हैं, हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फटाफट एमसीक्यू का आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ भी सर ओडिशा में जूनियर माइंस सब एक ही सिलेबस है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आप सब बच्चों के लिए सिलेबस सब जो है एक ही सिलेबस है, ठीक है ना। सिलेबस जो है कोई भी सिलेबस अलग नहीं है,
कहीं पर तुम्हारा CMR एक्ट रूल ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं आएगा, कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन यूपीपीएससी का खास बात है, उसका क्वेश्चन मुझे मिला है प्रीवियस ईयर का, मैं जो मेरा एक बच्चा कोई स्टूडेंट सेंड किया है, उसको क्लास के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। उस क्वेश्चन को बेस करके मैं पढ़ाने वाला हूँ। आने वाला टाइम में जो कल का क्लास होगा, माइनिंग सरदार का जो पेपर हम लोग कर रहे थे उस पर, और उसका काउंटर क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए डोंट मिस द क्लास। हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एग्जाम दो ना दो, करके रखो सारा चीज। तुम एग्जाम में भले अभी तुम्हारा तैयारी करना, लेकिन लिख के रखो सारा चीज। पढ़ाई का तरीका क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ का जो स्टूडेंट होते हैं इतना कम समय में तैयारी करके कैसे जॉब ले लेते हैं। वह 3-3.5 साल से जो बच्चा लोग तैयारी करते हैं उसका नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि हम लोग का जो प्रिपरेशन होता है युद्ध स्तर का होता है। दैट इज द रीजन हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टेबल इंजरी किस फॉर्म में भेजेंगे? सब एक ही है। अनूप, जो तुम्हारा पॉइंट है ना कि सर मेरा जो डीजेएमएस का एग्जाम है, सरदार ओवर में जो भी एग्जाम दे रहे हो सबका सिलेबस एक है, कोई इशू नहीं है डियर स्टूडेंट। तुम कोई भी एग्जाम दो, कुछ भी करो। ये रिपोर्टेबल इंजरी का रिपोर्ट कब भेजा जाता है? रिपोर्टेबल इंजरी का रिपोर्ट कब भेजा जाता है? वेरी गुड। रिपोर्टेबल इंजरी का रिपोर्ट कब भेजा जाएगा? जे फॉरम होगा। वेरी गुड। जे फॉरम तो होता है, लेकिन रिपोर्टेबल इंजरी का रिपोर्ट कब भेजते हैं हम लोग? रिपोर्टेबल इंजरी का रिपोर्ट कब भेजते हैं? रिपोर्टेबल इंजरी का रिपोर्ट कब भेजते हैं? गधा क्वार्टरली भेजते हैं। वो लिखा 20 जनवरी। रिपोर्टेबल इंजरी का रिपोर्ट कब भेजते हैं? क्वार्टरली भेजते हैं। कौन सा इंजरी का रिपोर्ट, ठीक है, 20 जनवरी और उससे पहले भेजना होता है? कौन सा इंजरी का रिपोर्ट 20 जनवरी और उससे पहले भेजना होता है? हम फॉर्म नहीं पूछ रहे, कौन सा इंजरी बात कर रहा हूं मैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? माइनर इंजरी। माइनर इंजरी का रिपोर्ट क्या होता है? 20 जनवरी या उससे पहले भेजना होता है, ऑन और बिफोर 20 जनवरी भेजना होता है, ये होता है। माइनर इंजरी जो होगा, माइनर इंजरी में व्यक्ति कितना समय तक के लिए एब्सेंट होता है? माइनर इंजरी में कोई व्यक्ति कितना समय के लिए एब्सेंट होता है? कितना समय के लिए माइंस में अपेयर नहीं होता है? माइंस इंजरी में कोई व्यक्ति कितना समय के लिए एब्सेंट होता है? वेरी गुड, अप टू 72 आवर, लेकिन मिनिमम 24 घंटा, 24 घंटा से ज्यादा और 72 आवर तक का टाइम तक के लिए अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट होता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? माइनर इंजरी कहेंगे। और 72 घंटा से अगर कोई ज्यादा होता है, मोर देन 72 आवर होता है, तो उसको हम लोग रिपीटेबल इंजरी में काउंट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। वह कौन सा इंजरी, चलो जो रिपोर्टेबल इंजरी, माइनर इंजरीज का फॉरम, कौन सा फॉरम में माइनर इंजरी का डिटेल्स भेजना होता है? किस फॉरम में माइनर इंजरी का, ठीक है, किस फॉरम में हम लोग माइनर इंजरी का रिपोर्ट को भेजते हैं? किस फॉरम में हम लोग माइनर इंजरी का रिपोर्ट को भेजते हैं? वेरी गुड। किस फॉरम में माइनर इंजरी का रिपोर्ट को भेजते हैं? क्या हो जाएगा जवाब? किस फॉरम में भेजते हैं माइनर इंजरी का रिपोर्ट को? फॉरम के का इस्तेमाल करते हैं हम लोग माइनर इंजरी रिपोर्ट भेजने के लिए। वी ऑलवेज यूज द फॉरम के टू सेंड माइनर इंजरी रिपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक बात समझ लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, अब जो समय है, अब बेटर लेवल का तैयारी करने का टाइम आ गया। जिस क्षण का आपको इंतजार करना, वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, अब वो समय आ चुका है। आपको भी आसपास से न्यूज मिल रहा होगा, जिसका जो गुप्त सूत्र होगा, कहीं ना कहीं से न्यूज मिल रहा होगा कि सर वैकेंसी के बारे में हमको भी खबर मिल रहा है कि अब आने वाला है, आने वाला है कि नहीं? कोई बच्चा है ऐसा जिसको मेरे बात पे लग रहा है कि हाँ सर हम सुने हैं? कोई ऐसा है मेरे बात पे रखता हो, हाँ सर हम सुने हैं मेरे बारे में भी, हाँ है कि नहीं? जो बच्चा इस फील्ड से है ना, जो बच्चा का डीप होता है ना, वो सब बच्चा बता दे कहाँ कहाँ का क्या रिपोर्ट है। तो देखो यहाँ पे तो साफ साफ बच्चा बोल रहा है बीसीसीएल, सीसीएल और एससीसीएल, एमसीएल, ये 4 सब्सिडरी को टारगेट में रखो, ठीक है? 4 सब्सिडरी का वैकेंसी आएगा, और एवरेज अगर कोई सब्सिडरी, एसएससीएल का वैकेंसी में तुम नंबर ऑफ सीट भी डिक्लेयर कुछ जगह पे हो गया है, कुछ बच्चों को नंबर ऑफ सीट भी पता होगा, ठीक है? एसएससीएल में कुछ बच्चों को सीट, कितना सीट है लगभग पता है तुम लोग? आइडिया कुछ है एसएससीएल में कितना सीट है? कितना सीट है? 300 के आसपास सीट है। 300 के आसपास ऑन और एवरेज 250, 300 के आसपास का सीट है। बहुत अच्छा सीट है, बहुत अच्छा वैकेंसी है। बस अपना प्रिपरेशन को, लेवल को ठीक ठाक कर लो। अगर लेवल अभी से ठीक नहीं करोगे बहुत पछताओगे, मैं बोल दे रहा हूँ, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि एक बार जम के पढ़ लो, मौका को हाथ से जाने मत दो। जिस दिन जब, ठीक है, और ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है आपका, जो तैयारी है ना, सबसे इतना अच्छा समय पे आप तैयारी किए हो ना कि आपका तैयारी भी होगा और इधर आपका जॉब भी रहेगा। जॉब से जस्ट, सॉरी माफ करना, एग्जाम से जस्ट 1-2 महीना पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ भी हालात बने, कुछ भी हालात बने ना, कुछ भी हालात बने, आपको पढ़ना है, पढ़ना है। एक बात और, जिस स्टूडेंट का महिला फ्रेंड है उससे थोड़ा सावधान रहना। मैं लिख के देता हूं, जो सिनेरियो है ना बहुत बदल गया है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पहले की जो महिला फ्रेंड होती थी कैसे होती थी, वो उसका एक टारगेट होता था। जैसे मैंने बचपन में स्टोरी सुना था कि एक, मान लो एक किसी की महिला फ्रेंड है, जेनिफर नाम की, ठीक है? एक बच्चा का रेस की लड़ाई आता है, दौड़ाया जाता है, पर बच्चा क्या है ना, अपंग है, वो दौड़ नहीं सकता है। एक सिंपल स्टोरी से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सिंपल, एक बच्चा का क्या रेस के साथ स्टार्ट किया जाता है। रेस के साथ उसको बोला जाता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है ना जेनिफर,
वो जो है वो उधर खड़ी है, इस लाइन को उधर खड़ी है, बट तुम्हारे सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लोग हैं, तुमको क्या करना है, इस लाइन को क्या करना है, तुमको जाके पार करना है सबसे पहले। और वो बच्चा जो है ना, वो पैर से चल नहीं सकता है, उसको ये बोला गया कि तुमको जाके उस लाइन को तुम अगर पहले पहुंच गए तो तुमको मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। बच्चा जी जान लगाता है, जी जान लगाता है, और वो क्या करता है, लाइन को पार कर जाता है सबसे पहले, और उसको जेनिफर मिलती है। ये कहानी था पहले जमाना का। आज का जमाना कहानी क्या है पता है, वो बच्चा जी जान लगाता है, जाके लाइन को पार पार अगर कर भी लेगा ना, तो पता चलेगा जेनिफर जो है ना इधर आ गई है। दिस इज द ट्रू। ठीक है, आज की जो सच्चाई यही है कि तुम भले जी जान लगा के तुम पार कर भी जाओगे ना, तो पता चलेगा दूसरा के साथ चल गई है। सो डोंट बी कि हाँ सर इसके लिए ये वो दिस दैट कुछ नहीं करना, बस अपना जॉब के लिए करना है। हर जेनिफर तुम्हारे पीछे आएगी। तुम अगर इसके पास नहीं पहुंच पाए ना, पता चला दूसरा इसको मिला है, उसके साथ वो निकल ली। सो डोंट बी स्टूडेंट। ऐसा मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ है, दैट्स व्हाई मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। और नॉट इवन वन स्टूडेंट, ऐसा एक दो स्टूडेंट ऐसा के साथ हुआ है ना, जो बच्चे कुछ कर सकते थे। दिस इज द एक्चुअल रीजन कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ। सो अभी थोड़ा कुछ भी हो, अपना फोकस रखो अपने वर्क के ऊपर, काम के ऊपर, कि मुझे जॉब पहले लेना, बाद बाकी जो होगा दुनियादारी हम संभाल लेंगे। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना थोड़ा। और अपनी फ्रेंड जो है उससे शिकायत मेरी मत करना, नहीं तो कोई बात नहीं, भड़क उड़क गई तो फिर संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, है कि नहीं? हाँ? बोल रहा सर आपके साथ हुआ है क्या, गधा मेरी बीबी सामने बैठी हुई है, सर सवाल पूछता तो मार खिलवाएगा क्या हमको? हाँ? पिटवा देगा तुम्हारे, खाना वाना खिलवाने का इरादा है कि नहीं? कुछ मिलेगा नहीं। ये सब सवाल कॉन्फिडेंशियल है, अलग से कभी बताया जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का सेशन क्या है, चलो माइंस माइंस एक्ट का कौन सा सेक्शन में ना, माइंस एक्ट का कौन सा सेक्शन में दिया गया है कि पावर ऑफ इंस्पेक्टर विच इज नॉट मेंशन इन माइंस एक्ट, द पावर ऑफ इंस्पेक्टर दैट इज नॉट मेंशन इन माइंस एक्ट। माइंस एक्ट में, माइंस एक्ट के किस सेक्शन में पावर ऑफ इंस्पेक्टर दिया गया है, जो माइंस एक्ट के किसी सेक्शन में उसका जिक्र नहीं मिलता है। कौन सा सेक्शन है भाई? तो सेक्शन क्या है, उसको सेक्शन क्या कहते हैं, सेक्शन 22। सेक्शन 22 में ना, उसमें माइंस एक्ट, और जिसका जिक्र किया गया उसका कौन सा सेक्शन है, जिसमें जिक्र किया गया उसका कौन सा सेक्शन है, उसके बारे में क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्शन क्या बोलते हैं, 22A। क्या बोलते हैं इसको ना, 22A। अगर मान लो कोई डीजीएमएस का अधिकारी आया, माइंस में सेक्शन 22 या 22A लगा के चला गया, ठीक है, तो कितना दिन के अंदर ओनर एजेंट मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर के पास उसके अगेंस्ट में अपील करेगा? कितना दिन का समय मिलेगा, कितना दिन के अंदर करना होता है, विद इन कितना दिन? वेरी गुड, विद इन कितना दिन भाई? विद इन 10 डेज। कल का क्लास का पार्ट है, जो बच्चा नहीं किया वो हाथ मलेगा। विद इन 10 दिन, 10 दिन के अंदर वो क्या होगा, चीफ इंस्पेक्टर के पास अपील कर सकता है कि सर ऐसा ऐसा बात है। चीफ इंस्पेक्टर उसको क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, कंफर्म कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है, और उसका रिपोर्ट को क्या करेगा, वापस से भेज देगा किसके पास, वापस से भेज देगा ओनर एजेंट मैनेजर के पास। और साथ ही साथ चीफ इंस्पेक्टर एक जगह और रिपोर्ट को भेजता है, उसको कॉपी, उसका रिपोर्ट अगर वो कैंसिल नहीं करता है तो किसके पास भेजेगा, उसको कॉपी है, उसका रिपोर्ट को किसके पास भेजता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक कॉपी को भेज देगा, जो रिपोर्ट वो कंफर्म कर रहा है। अगेन सेकंड केस में, सेकंड अगर मान लो अब अगर ऑनर एजेंट मैनेजर उस रिपोर्ट, उस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हो रहा है चीफ इंस्पेक्टर दिया गया आश्वासन से, तो कितना दिन के अंदर वो, कितना दिन के अंदर वो क्या करेगा, 20 दिन के अंदर वो क्या करेगा, वेरी गुड, किसको रिपोर्ट करेगा इस बार वो किसको रिपोर्ट करेगा 20 दिन के अंदर, वो अब जाके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वापस जब मैटर आती है तो क्या करती है, क्या फॉर्म कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वापस जब मैटर आएगा तो क्या फॉर्म कर देगी, उस समय बना देगा वो, क्या बना देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो वापस मैटर घूम के आते तो क्या बना देगा, कमेटी, क्या बना देगा, वो कमेटी बना देगा। जो कमेटी जो बनेगा, कमेटी जो फॉर्म होगा, कितना महीना के अंदर कमेटी फॉर्म किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना महीना के अंदर कमेटी बनाएगी, वेरी गुड, 2 महीना के अंदर कमेटी बनाकर उसको रिपोर्ट को सबमिट कर देगी, और सारा का सारा बात दावेदारी कमेटी के पास रहेगा, कमेटी जो डिसाइड करेगा वही। तो जो कमेटी बनेगा, कमेटी किस सेक्शन का अधीन बनता है, जो कमेटी बनता है, कमेटी कौन से सेक्शन का अधीन बनता है, वेरी गुड, सेक्शन 12 का अधीन बनता है कमेटी। कमेटी में जो मेंबर होते हैं, कमेटी मेंबर टोटल मेंबर कितने होते हैं, कमेटी में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 8 मेंबर टोटल होते हैं। कमेटी में ऐसे कितने मेंबर हैं जो किसी ग्रुप, किसी पार्टी से नहीं होंगे, इंडिविजुअल होंगे। कमेटी में ऐसे कितने मेंबर होंगे जो किसी ग्रुप, किसी पार्टी, किसी चीज को पक्ष नहीं रखेंगे, ऐसे 2 इंडिविजुअल होते हैं जो किसी ग्रुप, किसी पक्ष के प्रति नहीं होते हैं, वो इंडिविजुअल लोग होते हैं, 2 लोग। कमेटी में ऐसे, कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो मस्ट बी ए ऑफिसर होगा। किस चीज का ऑफिसर होना चाहिए उसको, वो किस चीज का ऑफिसर होना चाहिए उसको, मस्ट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मस्ट बी द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। वो किस चीज का ऑफिसर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर होना चाहिए। कमेटी का फॉर्म पूरा करना है, मिनिमम आदमी, मिनिमम मेंबर का जरूरत कितना है, इंक्लूडिंग चेयरमैन,
चेयरमैन को मिलाकर बात करें तो मिनिमम कितना व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा, तो इंक्लूडिंग चेयरमैन 4 लोगों का जरूरत पड़ेगा, कम से कम 4 लोग होना चाहिए, तो कमेटी का जो कॉरम है उसको पूरा किया जा सकता है, नहीं तो कॉरम को पूरा नहीं होगा कभी। माइंस एक्ट जो हम लोग बात करते हैं, माइंस एक्ट प्रोस्पेक्टिंग के कैसे, मान लो एल्युमिनियम बॉक्साइट का प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, अप टू कितना मीटर तक माइंस एक्ट लागू नहीं होगा, अब तो 6 मीटर तक लागू नहीं होगा। अब एक मान लो किसी माइंस में सेक्शन 22 या 22A लगा हुआ है, इस केस में सेक्शन 22 22A लगा हुआ है, इस केस में क्या वर्कर को पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वर्कर को पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वेरी गुड, पेमेंट मिलेगा, वो फुल पेमेंट मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, साथ में फुल पेमेंट मिलेगा। लेकिन इसमें एक प्रावधान दिया गया मैनेजमेंट की ओर से, मैनेजर क्या कर सकता है, मैनेजमेंट क्या कर सकता है, उसके जगह पे उस वर्कर को क्या कर सकता है, मैनेजमेंट उस केस में क्या कर सकता है, कोई क्या क्या कर सकता है उसको, कोई सब्स्टिट्यूट वर्क, कोई अनदर वर्क, कोई दूसरा वर्क उसको दे सकता है। मैनेजर के पास ये हक है कि हाँ उसे चाहे तो कोई दूसरा काम वो ले सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो व्यक्ति को तुम्हारा पेमेंट मैनेजमेंट को देना होगा, ये सारी दिया गया है। जब कंट्रावेंशन होता है, जब डीजीएमएस को कंट्रावेंशन देके जाती है, उसको नोटिस बोर्ड में लगा के रखना होता है। अब बता सकते हो कितना दिन के नोटिस बोर्ड में चिपकाना होता है उस चीज को, वो जो होता है पीरियड, कितना पीरियड के लिए नोटिस बोर्ड में होता है, वेरी गुड, 15 डेज के लिए नोटिस बोर्ड में लगा रखना होता है, 15 डेज के पास नोटिस बोर्ड में होता है वो। तो ये सारा चीज क्लास का पार्ट रहा जो हम लोग कल क्लास किए थे। कुछ पार्ट को और हम लोग जोड़ेंगे, एक दो सवाल और पूछ लेता हूं ताकि आप लोग को याद रहे। माइंस में ड्रिंकिंग वाटर नॉर्मली कितना लीटर पीने का ले जाने का प्रोवाइड है, चलो कितना है, 2 लीटर का प्रोवाइड है, ठीक है ना। चलो रिपोर्टेबल माइनर हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी को रिपोर्टेबल इंजरी होगा तो उसका रिपोर्ट को हम लोग क्वार्टरली भेजते हैं ना, क्वार्टरली भेजते हैं, और रिपोर्टेबल छोड़ के सीरियस बॉडी इंजरी हो तो उसका रिपोर्ट कितना दिन के अंदर भेजना होता है, कितना देर के अंदर भेजना होता है, 24 आवर के अंदर भेजते हैं। चलो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा डिस्कशन आप लोगों से, आप लोगों ने बहुत अच्छा क्लास को, सवाल को काउंटर किया बहुत अच्छे से। लगभग सभी बच्चों को जो जवाब आ रहा है आजकल ना, मैं देख रहा हूँ परफेक्ट आ रहा है, मतलब लोग पढ़ रहे हैं, मतलब लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपका हर एक बच्चा पढ़ रहा है। एक बात और समझाना चाहूंगा, जब कभी आप कोई कंपटीशन में जाते हो ना, एक बात हमेशा याद रखना, हो सकता है किसी भी एग्जाम में जाओगे, एवरेज 10,000 बच्चा अप्लाई किया, आज के डेट में स्वाभाविक है 10,000 स्टूडेंट स्वाभाविक है, माइनिंग में कहीं पर भी अप्लाई करेगा, स्वाभाविक 10,000 मिलेगा। 10,000 में से केवल और केवल जो एग्जैक्टली जो कंपटीशन होता है, केवल और केवल 700 बच्चों के बीच होता है, ये याद रखना आप लोग, 700 बच्चों के बीच कंपटीशन होता है, 700 से 1000 बच्चों के बीच ही कंपटीशन होता है, बाकी जो 90% होता है केवल भीड़ के लिए होता है, केवल और केवल भीड़ बढ़ाने के लिए, तो उसको कोई मतलब नहीं, एग्जाम देने जा ना जाए उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ये हर एग्जाम का ही नियम है। 700 से 1000 बच्चे जो होते हैं ना, वही लगभग ठीक ठाक रहते हैं, 700 भी, 1000 में बहुत बोल दिया, 500 से 700 स्टूडेंट बहुत होते हैं जो एग्जैक्टली कंपटीशन के लिए उद्देश्य से जाते हैं। तो तुमको मैं जरूर एक बात बोलूंगा, कभी भी भीड़ मत बनना कि 9000 जो स्टूडेंट कर रहा है उसके पीछे मत दौड़ना, जो 1000 स्टूडेंट जो स्पेशली करके कर रहा है उस चीज के बारे में जरूर सोचना तुमको करना क्या है। यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि आने वाला जो समय है आप लोगों के लिए, आज जैसे आपका डेट हो गया 8 नवंबर 2022 का डेट, और आने वाला जो समय हर कंपनी में वैकेंसी आ रही है, चाहे वो एसएससीएल हो, पीसीसीएल हो, तुम्हारा एमसीएल हो या एनसीएल हो, है ना। मैं शुरुआत के समय ही बोला था, जब स्टार्टिंग में, जब मैंने बैच पढ़ाने स्टार्टिंग किया जून में, कि वैकेंसी आएगी, पर एंजम्पशन कम हो जाता है, आपको पता है गवर्नमेंट संस्था है तो थोड़ा डिले करती है वैकेंसी लाने में। तो आने वाला है, एकदम पक्का कंफर्म न्यूज है हर तरफ से। 4 सब्सिडरी में ना निकले, कम से कम 2 सब्सिडरी निकाले तो भी आपका जॉब कंफर्म है ना। बस इस उद्देश्य के साथ अच्छे से क्लास करो। जो बच्चा कंफर्म नहीं था, मैं जब आपको कंफर्म करवा दिया, फिर मत बोलना कि सर आप बताए नहीं थे वैकेंसी के बारे में, हम तैयारी नहीं कर पाए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें, आप स्टडी करोगे। अपना टॉपिक और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलो, हेडिंग द माइंडसेट, हेडिंग द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, माइंडसेट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी।